अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक कंपनी अपनी सेल्स को 70% से ग्रो कर रही है और गोइंग फॉरवर्ड इनकी डिमांड भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस क्वार्टर में इनके मार्जिन्स डिक्रीज हो गए, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये मार्जिन डिक्रीज टेम्पररी है या फिर इसकी स्टोरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज क्या करती है, ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाती है और ये सीबीई अलग अलग चीजों में डलता है, जैसे कि चॉकलेट्स हो गई या फिर क्रीम्स हो गई। तो देखो, जैसे कि अलग अलग चॉकलेट कंपनीज जैसे नेस्ले, फरेरो रोशर, ये सभी इनके क्लाइंट्स हैं, और जो कंपनीज क्रीम्स बनाती हैं जैसे कि द लॉरियल पेरिस, द बॉडी शॉप, ये भी इनके क्लाइंट्स हैं। और इसके बिजनेस मॉडल को हम दूसरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी इसको शॉर्ट में समझेंगे और बेसिकली इसके रिजल्ट्स और कॉन कॉल पे फोकस करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये वेस्ट से अपना बिजनेस बनाते हैं, यानी कि इनका बिजनेस मॉडल है वेस्ट टू वेल्थ का बिजनेस मॉडल। तो इनका इंडिया और अफ्रीका के ट्राइबल्स के साथ बहुत अच्छा टाई अप है। अब ये ट्राइबल्स क्या करते हैं कि जो भी सीड्स ऐसे ही फॉरेस्ट फ्लोर पे वेस्ट की तरह पड़े रहते हैं, उनको ये कलेक्ट करके मनोरमा इंडस्ट्रीज को सेल कर लेते हैं, और मनोरमा इंडस्ट्रीज इन सीड्स से अपने प्रोडक्ट बना लेती है, जो कि है सीबीई यानी कि कोकोआ बटर इक्विवेलेंट। और अब ये सीबीए बनाना भी चालू करेंगे, जो कि है कोकोआ बटर ऑल्टरनेटिव, जिसके लिए ये बहुत सारा केपेक्स भी कर रहे हैं, और इसको मैंने दूसरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। तो बेसिकली मनोरमा इंडस्ट्रीज क्या करती है, ये ट्राइबल से सीड कलेक्ट करती है और फिर उन सीड से अपना प्रोडक्ट बनाती है, जो कि है सीबीई या सीबीए, और फिर उसको अलग अलग कंपनीज को सेल कर देती है, जैसे कि नेस्ले हो गई, फरेरो रोशर हो गई, लॉरियल पेरिस, बॉडी शॉप, ऐसे जितनी भी कंपनीज है उनको सेल कर देती है। तो बेसिकली एक B2B का बिजनेस मॉडल है। अब चलते हैं इसके Q4 FY26 के रिजल्ट्स पे। देखो, सबसे पहले तो जो चीज मुझे इनकी बिल्कुल पसंद नहीं आई ना, वो ये है कि इन्होंने अपनी पीपीटी में स्टैंड अलोन नंबर दे दिए, जबकि किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने के लिए हमें उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स पे फोकस करना होता है। फिर भी इन्होंने पीपीटी में स्टैंड अलोन नंबर्स दे दिए, जो मुझे अच्छी बात नहीं लगी। तो इनकी इनकम स्टेटमेंट खोलते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स वाली पहले। तो देखो, इस कंपनी ने ये गाइडेंस दे रखी थी कि हम फुल ईयर FY26 के बेसिस पे 1300 करोड़ का रिवेन्यू टच करेंगे, और फुल ईयर FY26 के बेसिस पे इन्होंने 1360 करोड़ से ऊपर का ही रिवेन्यू टच किया है। तो बेसिकली इन्होंने अपनी सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस को तो आउट परफॉर्म किया है फुल ईयर के बेसिस पे। और अगर हम Q4 FY26 की सेल्स को देखें तो वो भी 58% से ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर। तो बेसिकली इनकी सेल्स ग्रोथ तो ठीक है। इनकी सेल्स ग्रोथ में 80 से 90% तो वॉल्यूम ग्रोथ आई है, मतलब इन्होंने ज्यादा प्रोडक्ट बेचे हैं, और 5 से 10% के आसपास वैल्यू ग्रोथ आई है, मतलब इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को 5 से 10% से इंक्रीज किया है। लेकिन अब तुम Q4 FY26 के बेसिस पे इनकी पैट ग्रोथ देखो, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 30% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो मतलब बेसिकली Q4 FY26 में कंपनी का मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, जिस वजह से इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी सेल्स की ग्रोथ से कम रेट पे आई है। और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है कि मार्केट मार्जिन कंप्रेशन को नेगेटिवली देखती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका मार्जिन क्यों कंप्रेस हुआ है इस क्वार्टर में, और क्या ये टेम्पररी है या फिर इस बिजनेस पे कोई परमानेंट इंपैक्ट आ गया है। तो देखो, इस क्वार्टर में क्या हुआ है कि इन्होंने अपनी सब्सिडरीज सेट करी है। तो कंपनी ने ये सोचा कि हम इंटरनेशनली एक्सपैंड करेंगे, जिस वजह से इन्होंने ग्लोबली अपनी 9 सब्सिडरीज को सेटअप किया है इस क्वार्टर में। और क्योंकि ये इनकी सब्सिडरीज का पहला साल है ना, तो कंपनी को काफी खर्चे आ रहे हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंप्लॉई कॉस्ट, या पहले किसी भी चीज को तुम लगाते हो तो उसकी सेटअप कॉस्ट भी आती है ना फर्स्ट ईयर में, क्योंकि कॉस्ट तो तुम्हें अपफ्रंट देनी पड़ती है और फायदा तुम्हें उससे बाद में मिलता है जब वो चीज से सेल्स आती है। तो इस वजह से इस कंपनी को काफी खर्चे आ रहे हैं, जिस वजह से कंसोलिडेटेड लेवल पे इनका मार्जिन डिक्रीज हुआ है। बट मार्जिन डिक्रीज को ना मार्केट तो नेगेटिवली देखती है, क्योंकि सपोज इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तुम्हें। तो सपोज मेरी एक कंपनी है और मैंने क्या किया, उसमें केपेक्स कर दिया, यानी कि एक फैक्ट्री लगा दी, जिसकी वजह से मेरे मार्जिन पे प्रेशर आ गया। और मैंने ये सोचा कि आज तो मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ और कल को इस फैक्ट्री में मैं अपने और प्रोडक्ट बना के उनको सेल ऑफ कर दूंगा, यानी कि इस फैक्ट्री से अपनी सेल्स बढ़ाऊंगा। पर गोइंग फॉरवर्ड क्या हुआ कि मैंने फैक्ट्री लगा के तो अपनी मार्जिन पे हिट ले लिया, पर आगे जाके मेरी डिमांड ही चली गई प्रोडक्ट की। तो हुआ क्या, एक तो मैंने फैक्ट्री लगाई जिसकी वजह से मेरे मार्जिन पे हिट आ गया, और आगे जाके मेरी डिमांड ही चली गई, तो उस फैक्ट्री से मैं अपनी सेल्स को ग्रो भी नहीं कर पाया। तो जब भी कोई कंपनी केपेक्स करती है ना, तो इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं होती कि गोइंग फॉरवर्ड उस केपेक्स से सेल्स ग्रोथ आएगी ही आएगी। इस चीज को हमें ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि क्या पता गोइंग फॉरवर्ड इनकी डिमांड ही चली जाए, और जो ये आज सब्सिडरी लगा रहे हैं उसमें इनका खर्चा भी हो जाए और इनके मार्जिन पे भी इंपैक्ट आ जाए, और उससे इनकी सेल्स ग्रोथ भी ना आ पाए। तो गोइंग फॉरवर्ड ये चीज तो हमें ट्रैक करनी पड़ेगी कि क्या जो मैनेजमेंट ने आज सब्सिडरी लगाने पे खर्चा किया है, उससे वो गोइंग फॉरवर्ड अपनी सेल्स को ग्रो कर पाती है या नहीं कर पाती। तो ऑब्वियसली इस कंपनी की ट्रैकिंग तो कंटिन्यू ही रखेंगे। ऑल्दो मेरे को ये लगता है कि भाई इस
कंपनी की डिमांड बहुत अच्छी है गोइंग फॉरवर्ड, तो मतलब सेल्स ग्रोथ आ जाएगी, लेकिन किसी चीज की गारंटी नहीं होती है दुनिया में, तो ट्रैकिंग तो कंटिन्यू ही रखेंगे इस कंपनी की गोइंग फॉरवर्ड भी। अब ये बात तो तुम समझ गए कि इनके मार्जिन इसलिए कंप्रेस हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी सब्सिडरी लगाई है जिसपे इनका खर्चा हुआ है, और मैनेजमेंट ने ये बोला है कि ये वन टाइम एक्सपेंस है, मतलब ये बार बार नहीं होगा। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारे मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे, मतलब वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे, जो इन्होंने गाइड कर रखे है ना उन्हीं लेवल पे आ जाएंगे। अब ये तो थी इनकी पैट मार्जिन की बात, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इनके ग्रॉस मार्जिन भी डिक्रीज हुए हैं, और अगर तुम सब्सिडरी में खर्चा करते हो तो उसमें तो तुम्हारी डेप्रिसिएशन इंक्रीज होती है, तो उस केस में तो तुम्हारे ग्रॉस मार्जिन डिक्रीज नहीं होने चाहिए। तो इनके ग्रॉस मार्जिन इसलिए डिक्रीज हुए हैं क्योंकि इनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गया, और दूसरा जो इनका केमिकल कुमिकल पे खर्चा है ना, क्योंकि नई सब्सिडरी लग रही है तो उसमें केमिकल लग रहे हैं, और मतलब उसमें प्रोडक्ट लेवल पे भी ज्यादा खर्चा लग रहा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बढ़ गया, जिस वजह से इनका ग्रॉस मार्जिन भी डिक्रीज हुआ है कंसोलिडेटेड लेवल पे। और मैनेजमेंट यही बोल रही है कि जैसे जैसे इनकी सब्सिडरी फंक्शनल हो जाएगी ना, तो गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि उनमें अब दोबारा खर्चा नहीं लगेगा, तो इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, और जो इन्होंने गाइड कर रखे हैं कि भाई फुल ईयर के लेवल पे हमारे ग्रॉस मार्जिन होगा 45 से 50% के बीच में, और एबिटा मार्जिन की गाइडेंस इन्होंने दे रखी है 25 से 27% के बीच में, यही मार्जिन मेंटेन करेंगे ये जब इनकी सब्सिडरी फंक्शनल हो जाएगी। और जो भी इन्होंने मार्जिन की गाइडेंस दी है ना, वो फुल ईयर के बेसिस पे दी है, मतलब क्वार्टरली लेवल पे नहीं दी है, पर फुल ईयर पे ये अपने इन्हीं मार्जिन को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिकली इनका इस क्वार्टर में मार्जिन डिक्रीज हुआ है ना, वो टेम्पररी है, क्योंकि इनका एक बार खर्चा लग गया सब्सिडरी पे, कोई परमानेंट इंपैक्ट नहीं आया बिजनेस पे, और गोइंग फॉरवर्ड ये अपने गाइडेड मार्जिन को ही मेंटेन करेंगे। अब फुल ईयर के बेसिस पे इनका FY26 में भी इसी रेंज में मार्जिन है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन दोनों ही इसी रेंज में है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगले साल इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन नहीं मिलेगा, और क्योंकि इसको मार्जिन एक्सपेंशन नहीं मिलेगा तो इसकी सेल्स की ग्रोथ और इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ सेम रेट पे चलेगी, और ये सब हम गाइडेंस में डिस्कस करेंगे। अब अगर तुम FY26 के फुल ईयर के बेसिस पे देखो तो उसमें इनकी सेल्स 73% से ग्रो हुई है, मतलब जो इन्होंने गाइड कर रखा था ना कि हम 1300 करोड़ की सेल्स करेंगे, इन्होंने उसको आउट परफॉर्म किया है, और उसमें इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100% से ग्रो किया है, मतलब फुल ईयर के बेसिस पे इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिला है। तो फुल ईयर के बेसिस पे अगर तुम देखो तो इनके मार्जिन इंक्रीज हुए हैं, और ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखो ना तो इनके मार्जिन डिक्रीज हुए हैं, और ये नेगेटिव साइन है। और देखो बेसिकली मैं तो अगले 3 महीने बाद इस कंपनी को ट्रैक करके इसके मार्जिन चेक करूंगा कि क्या वो नॉर्मलाइज्ड है या डिक्रीज हुए हैं, क्योंकि मेरे को तो तभी कॉन्फिडेंस आएगा बिजनेस पे जब इसके मार्जिन नॉर्मलाइज हो पाएंगे। अब फुल ईयर के बेसिस पे इनका मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने अपनी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट की सेल बढ़ा दी है। तो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कंपनी का ज्यादा मार्जिन होता है। तो बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, अपनी लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट की सेल को तो कम कर रहे हैं और अपने हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से फुल ईयर के बेसिस पे इनके मार्जिन एक्सपेंशन हुई है। और इस साल इनकी टोटल सेल का 70 से 75% रेवेन्यू इनका वैल्यू एडिड प्रोडक्ट से आया है। और दूसरा, इनका मार्जिन इसलिए भी एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो देखो जो इनकी फैक्ट्री है ना, जब उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होती है तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज्यादा प्रोडक्ट्स पे डिवाइड हो जाती है, जिस वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है और इनका मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है फुल ईयर के बेसिस पे। तो बेसिकली इस कंपनी में प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है, जिस वजह से इसका मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है फुल ईयर के बेसिस पे। पर गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट ने यही गाइड कर रखा है कि FY27 में इनका मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होगा, और जो इनका FY26 का मार्जिन है उसी को ये मेंटेन करेंगे FY27 में। ऑल दो गाइडेंस तो ये थी, लेकिन Q4 में क्योंकि इन्होंने अपनी सब्सिडरी को सेट किया तो इनका मार्जिन डिक्रीज ही हो गया, जो कि ना तो मेरे को एक्सपेक्टेड था मनोरमा से और ना ही मार्केट को एक्सपेक्टेड था। और बाकी गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से इनके मार्जिन डिक्रीज नहीं होंगे, और ये अपने इसी मार्जिन को मेंटेन करेंगे अगले साल भी, यानी कि FY27 में भी। और मैनेजमेंट ने यही गाइड कर रखा है कि गोइंग फॉरवर्ड यानी कि FY27 के बेसिस पे इनका ग्रॉस मार्जिन 45 से 50% के बीच में रहेगा, और एबिटा मार्जिन 25 से 27% के बीच में रहेगा कंसोलिडेटेड लेवल पे। अब क्योंकि कंसोलिडेटेड रिजल्ट स्टैंडअलोन रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्योंकि हमने इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख लिए, तो पीपीटी में जाके स्टैंडअलोन रिजल्ट देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये चीज मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि जो ROCE या ROE होता है उसके एब्सोल्यूट नंबर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसके ट्रेंड की इंपॉर्टेंस होती है कि क्या वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और इस कंपनी का ROCE और ROE दोनों ही टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कंपनी सही डायरेक्शन में काम कर रही है। और इनके वर्किंग कैपिटल डेज भी कम हो रहे हैं और डेट टू इक्विटी की रेशो भी कम हो रही है, मतलब ये दोनों चीजें पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और इसकी डेट टू इक्विटी की रेशो 0.38 की है, और अगर डेट टू इक्विटी की रेशो 1 से कम होती है ना तो वो इंडस्ट्री में अच्छी मानी जाती है, और इसकी तो 0.38 की है, मतलब इस पे इतना डेट नहीं है कंपनी पे इक्विटी के कंपैरिजन में। और ये कंपनी कैश फ्लो लेवल पे भी पॉजिटिव है, मतलब इनका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन्होंने इस साल 260 करोड़ का बनाया है, तो ये भी कोई कंसर्न की बात नहीं है। और बाकी अगर कंपनी में ग्रोथ है और उसका CFO नेगेटिव है ना, तो मेरे को तो वो भी कंसर्न की बात नहीं लगती, क्योंकि
अगर एक छोटी कंपनी को बड़ा बनना है तो उसको हर जगह से पैसा उठा के अपने बिजनेस पे लगाना पड़ेगा। तो बहुत बार उसका सीएफओ नेगेटिव होता है, पर इस कंपनी का सीएफओ भी पॉजिटिव है। और पिछले साल जो इनके वर्किंग कैपिटल डेज 151 डेज थे, उसको भी इंप्रूव करके कंपनी ने अब 125 डेज कर दिया इस साल के बेसिस पे। मतलब ये कंपनी अपनी एफिशिएंसी भी इंप्रूव कर रही है। और मैनेजमेंट ये बोल रही है कि गोइंग फॉरवर्ड ये इतनी ही वर्किंग कैपिटल साइकिल के डेज को मेंटेन करेंगे, मतलब इसी लेवल को मेंटेन करेंगे। यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव नहीं होगी और ना ही डाउनग्रेड होगी यहाँ से। अब बेसिकली इस कंपनी का 57% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, मतलब ये यूएस डॉलर में कमाते हैं। तो जब करेंसी की फ्लक्चुएशन होती है ना, तो चाहे इनका बिजनेस स्टेबल भी हो तो भी इनके प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट करते हैं। तो इससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, ये अपनी करेंसी को हेज कर देते हैं। और जो इनके 60% फॉरेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो हेज्ड होते हैं और बाकी 40% ये अनहेज छोड़ते हैं कि अगर करेंसी मूवमेंट से इनको फायदा या नुकसान हो तो उससे इनको गेन मिल पाए, या जो भी लॉस हो तो लॉस मिल पाए। मतलब 60% पोजीशंस तो हेज्ड है, तो उस पे जब करेंसी मूव करेगी तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा उस 60% पे। और जो 40% बच गया उस पे करेंसी मूवमेंट का या तो इनको फायदा होगा या नुकसान होगा। और इस क्वार्टर में इस करेंसी की मूवमेंट की वजह से इनको 7.58 करोड़ का लॉस हो गया, जबकि इनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर क्योंकि करेंसी की मूवमेंट हुई तो इनको 7.58 करोड़ का लॉस हुआ है इस क्वार्टर में। अब इससे पहले मैं ये बात करूं कि ये कंपनी ग्रो करने के लिए क्या क्या केपेक्स कर रही है। अगर तुम्हें ये जेन्युइन रिसर्च पसंद आ रही है ना, तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब इसके केपेक्स की बात करते हैं। तो ये बात तो मैं इनके बिजनेस मॉडल वाले वीडियो में ही कर चुका हूँ कि अगले 4 साल में 460 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं और ये उस पैसे को कैसे कैसे यूज कर रहे हैं और कौन कौन से प्लांट्स बना रहे हैं। तो अगले 4 साल का केपेक्स तो उस वीडियो में डिटेल में है, लेकिन अभी हम शॉर्ट में ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस साल ये कंपनी क्या केपेक्स कर रही है और उस पर इनका कितना खर्चा लग रहा है। तो देखो Q3 FY26 तक तो इनके पास 40,000 MTPA की कैपेसिटी थी सीबीई बनाने की, जो कि 85% यूटिलाइजेशन पे चल रही थी। और मैनेजमेंट ने ये कहा था कि FY27 तक हम इस 40,000 MTPA की कैपेसिटी को 30% से बढ़ा देंगे डीबॉटलनेकिंग करके, जिसकी वजह से ये कैपेसिटी 52,000 MTPA तक पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से FY27 में हमारी ग्रोथ आ पाएगी। यानी कि FY27 में इनकी 30% ग्रोथ तो इस कैपेसिटी की इंक्रीज की वजह से आएगी, और बची हुई ग्रोथ इसलिए भी आनी थी क्योंकि इनकी कैपेसिटी उस टाइम पे 85% यूटिलाइजेशन पे चल रही थी, जिसको ये कह रहे थे कि हम इसमें भी यूटिलाइजेशन बढ़ा देंगे और इससे भी ग्रोथ आएगी FY27 में। तो जो इन्होंने कहा था ना कि हम FY27 में अपनी 40,000 MTPA की कैपेसिटी को 52,000 MTPA तक ले जाएंगे, उसमें से 47,500 MTPA तक तो ये ले गए हैं। मतलब 47,500 MTPA की कैपेसिटी इनकी फंक्शनल हो गई है, और जो 4,500 MTPA की कैपेसिटी अब बच गई उसको ये अब फंक्शनल कर देंगे गोइंग फॉरवर्ड Q1 FY27 में। तो FY27 में इस कंपनी को 52,000 MTPA की कैपेसिटी मिल जाएगी CBE बनाने की, जो कि FY26 में 40,000 MTPA ही थी। यानी कि इस साल इनकी कैपेसिटी में 30% का एक्सपेंशन होगा, जिस वजह से इस कंपनी में सेल्स ग्रोथ आ पाएगी इस साल। और जो ये अफ्रीका में बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लांट लगा रहे थे ना, जिसपे इनका 120 करोड़ का खर्चा हुआ है, उसकी वजह से इनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब तक क्या होता था कि ये अफ्रीका से सीड लेके उनको इंडिया में लाते थे और यहाँ पे उन सीड्स को प्रोसेस करते थे, यानी कि क्रश करते थे। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने अफ्रीका में ही अपना प्लांट लगा दिया है, तो ये वहां से सीड लेके उनको अफ्रीका में ही प्रोसेस और क्रश कर देंगे, जिसकी वजह से उन सीड्स पे इनका फैट आउटपुट बेटर आएगा और इनका यील्ड अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली जो सीड्स ये अफ्रीका से कलेक्ट करते थे उनको इंडिया आने में 60 डेज लग जाते थे, और ये 60 डेज बाद उनको प्रोसेस करते थे इंडिया में। लेकिन अब अफ्रीका में इन्होंने एक प्लांट खोल दिया, तो जो सीड्स इनको अफ्रीका से मिलेंगे ये उनको अफ्रीका में ही प्रोसेस कर देंगे, जिसकी वजह से इनका फैट आउटपुट अच्छा आएगा और इनका यील्ड बढ़ जाएगा, और गोइंग फॉरवर्ड ये इनके मार्जिन पे पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। और दूसरा, जो ये सीड्स को इंडिया में लाते थे उस चीज की जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है ना, वो भी इनकी बच जाएगी। तो मतलब इनको दो फायदे हो गए अफ्रीका में बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लांट खोल के। एक तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बच गई, दूसरा फैट आउटपुट इंक्रीज हो गया, जिस वजह से इस कंपनी के मार्जिन पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो अब ये क्या करेंगे, अफ्रीका से सीड को तो इंडिया में नहीं लाएंगे, उन सीड्स को अफ्रीका में ही प्रोसेस करके उनसे जो फैट या बटर निकलेगा सीधा उसको इंडिया में लाएंगे। और एक बार इनके पास वो फैट आ गया इंडिया में, उससे गोइंग फॉरवर्ड ये अपना प्रोडक्ट बना लेंगे, जो कि करंटली CBE है, और गोइंग फॉरवर्ड ये CBA में भी एंटर कर रहे हैं तो CBA भी बना लेंगे। और अगर तुम्हें ये देखना है कि अगले 4 साल में कंपनी कैसे कैसे क्या क्या केपेक्स कर रही है, मतलब इसके केपेक्स को डिटेल में समझना है ना, तो वो चीज मैंने इनके बिजनेस मॉडल वाली वीडियो में डिटेल में कवर कर रखी है, जो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। और ये कंपनी अभी के लिए तो अपना सारा केपेक्स अपने इंटरनल एक्रूवल से ही कर रही है, मतलब जो कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है उसी से कर रही है, बाहर से पैसा नहीं उठा रही है केपेक्स करने के लिए। पर इनकी एक नोटिफिकेशन आई हुई है QIP की, जो कि ये गोइंग फॉरवर्ड QIP करने का सोच रहे हैं, तो वो ये गोइंग फॉरवर्ड अपडेट कर देंगे कि ये क्यों कर रहे हैं और उस QIP
के पैसे से ये क्या करेंगे। अब इससे पहले मैं ये डिस्कस करूं कि इस कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में अपने बिजनेस के फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या डिस्कस किया है। अगर तुम इस जेन्युइन रिसर्च को वैल्यू करते हो और तुम्हें और ऐसे स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस देखनी है तो सबसे पहले अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो, जो ये वॉर हो रही है ना, उस पे मैनेजमेंट ने ये बोला है कि इस वॉर की वजह से इनको इनडायरेक्ट इंपैक्ट तो आ रहा है, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, एनर्जी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। पर इनके बिजनेस के फंडामेंटल लेवल पे इतना इंपैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं, ये या तो इंडिया से रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं या अफ्रीका से करते हैं, वो दोनों ही वॉर में इन्वॉल्व नहीं है। और इनका सिर्फ 2 से 3% का टोटल रेवेन्यू मिडल ईस्ट से आता है, जो कि वॉर में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली इनको ना ही सोर्सिंग में प्रॉब्लम हो रही है और ना ही अपना माल बेचने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वॉर का इन पे कोई डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं है, पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट है, क्योंकि वॉर से फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। और क्योंकि ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बता रखी है कि ये कंपनी अपनी पूरी इन्वेंट्री साल के सिर्फ 1-2 महीने में पूरी प्रोक्योर करती है और फिर उसको स्टोर करती है और उससे अपने प्रोडक्ट बनाती है। तो जो इनकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है ना, वो प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि जो ये इन्वेंट्री खरीदते हैं ना साल के एंड में, वो ये इसलिए खरीदते हैं ताकि अगले साल उस इन्वेंट्री से प्रोडक्ट बना के उसको सेल करके अपना रिवेन्यू जनरेट कर पाए। क्योंकि इनको अपनी पूरी इन्वेंट्री साल में 20-30 दिन में प्रोक्योर करनी पड़ती है, क्योंकि बाकी टाइम इनकी इन्वेंट्री मिलती ही नहीं है इनको, तो इनको स्टोर करना पड़ता है अपनी इन्वेंट्री को, जिस वजह से इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बहुत बड़ी है। तो जो इनकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है ना, वो प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस हमें गोइंग फॉरवर्ड ये चीज ट्रैक करनी पड़ेगी कि क्या ये उस इन्वेंट्री से अपनी सेल्स को ग्रो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अगर तो ये अपनी इन्वेंट्री से अपनी सेल्स को ग्रो कर पाते हैं तो बढ़ी हुई इन्वेंट्री प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। लेकिन अब अगर इनकी इन्वेंट्री बढ़ गई और गोइंग फॉरवर्ड इनकी डिमांड चली गई और गोइंग फॉरवर्ड ये अपनी सेल्स को ग्रो नहीं कर पाए ना, तो ये इन्वेंट्री इनके पास अटक जाएगी और तब ये इन्वेंट्री इनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इन्वेंट्री बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, पर गोइंग फॉरवर्ड हमें ये चीज ध्यान से ट्रैक करनी पड़ेगी कि क्या ये कंपनी अपनी इन्वेंट्री से अपनी सेल्स को ग्रो कर पाती है, नहीं कर पाती। क्योंकि अगर इसने अपनी सेल्स को ग्रो कर लिया तो ये इन्वेंट्री यूज अप हो जाएगी और फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसने अपनी सेल्स को ग्रो नहीं कर पाई तो ये इन्वेंट्री इनके पास अटक जाएगी और फिर ये नेगेटिव हो जाएगा इस कंपनी के लिए। तो इस कंपनी की ट्रैकिंग तो कंटिन्यू ही रखेंगे। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है गाइडेंस और वैल्यूएशन। तो देखो, अभी तक इनकी 40,000 MTPA की कैपेसिटी थी, जो 80 से 85% यूटिलाइजेशन पे चल रही थी, जिसको ये FY27 में 30% से इंक्रीज कर रहे हैं डी बॉटलनेकिंग करके, और FY27 में इनकी 52,000 MTPA की कैपेसिटी हो जाएगी CBE बनाने की। तो 30% से तो इनकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी और मैनेजमेंट ये बोल रही है कि 5% के आसपास हमारी वैल्यू ग्रोथ भी आ जाएगी। और जो इनकी 40,000 MTPA की कैपेसिटी है वो 85% यूटिलाइजेशन पे चल रही है, तो 15% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उसमें पेंडिंग है, जो ये यूज कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। तो FY27 में 25 से 30% के आसपास तो वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, क्योंकि ये अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, और दूसरा इनकी करंट कैपेसिटी में भी 15% का रूम अवेलेबल है ग्रो करने के लिए, और 5% के आसपास वैल्यू ग्रोथ आएगी। तो ये कंपनी FY27 में अपनी सेल्स को 30 से 35% के आसपास ग्रो कर सकती है। और गोइंग फॉरवर्ड ये अपने करंट एबिटा मार्जिन, जो इन्होंने गाइडेंस दे रखी है ना 25 से 27% एबिटा मार्जिन की, उसी को ही मेंटेन करेंगे। मतलब ना यहाँ से मार्जिन इंक्रीज होगा और ना डिक्रीज होगा, तो ये इसी मार्जिन को मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ इनकी सेल्स की ग्रोथ के बराबर रेट पे आएगी। तो FY27 में ये कंपनी अपनी सेल्स को और अपने प्रॉफिट को 30 से 35% के रेट पे ग्रो कर सकती है। और इन्होंने ये गाइडेंस दे रखी है कि FY30 तक ये 3500 करोड़ का रिवेन्यू टच करेंगे। पर FY30 तो अभी बहुत दूर है और वो तो अभी किसी ने देखा भी नहीं है। तो तुम अगले 1 साल पे ही फोकस करो कि अगले 1 साल में ये कंपनी अपनी सेल्स को और अपने प्रॉफिट को 30 से 35% के रेट पे ग्रो कर सकती है। वैसे तो जो ये केपेक्स कर रहे हैं ना CBA में एंटर करने के लिए, वो केपेक्स इनका FY29 में फंक्शनल होगा। तो FY27 में तो इनकी ग्रोथ आ जाएगी डी बॉटलनेकिंग से और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का रूम अवेलेबल है इनकी करंटली, उससे। लेकिन FY28 में ग्रोथ कैसे आएगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि FY28 में तो इनकी कैपेसिटी फुल यूटिलाइजेशन पे चल रही होगी। जो इनकी 30% से कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं FY27 में, उसको तो ये FY27 में फुल यूटिलाइजेशन पे चला के सेल्स ग्रोथ ले आएंगे। तो बेसिकली ये चीज देखने वाली होगी कि FY28 में ग्रोथ कैसे आती है, क्योंकि इनकी करंट कैपेसिटी 85% यूटिलाइजेशन पे चल रही है और इतने पे ही चल पाती है मैक्सिमम। जो बचा हुआ 15% है ना, वो तो निकालना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस कंपनी की FY28 में ग्रोथ आती कैसे और कितनी
नहीं आती है, लेकिन FY27 में तो हमें पता लग गया कि इनकी ग्रोथ 30 से 35% के आसपास आएगी, जिसमें इनका मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होगा। अब फाइनली इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं। तो सबसे पहले इसकी पी रेशो निकालते हैं। तो पी रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। पी रेशो निकालने का तरीका होता है करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय इस साल का एस्टिमेटेड पैट कितना है, और हमें इसका FY26 का फुल ईयर का पैट तो पता ही है, तो हमें एस्टिमेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसकी पी रेशो हो गई 33.5 के आसपास की, और कंपनी ने ये बोल रखा है कि हम अगले साल 30 से 35% के रेट पे ग्रो करेंगे। अब पर्सनली मेरे को लगता है कि ये इजीली 35% के रेट पे ग्रो कर जाएंगे। तो इसकी पेग रेशो हो गई पी रेशो डिवाइडेड बाय अगले साल का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितना है, और इसकी पी रेशो है 33.5 की, और इसका अगले साल का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 35 का। तो इसकी पेग रेशो हो गई ऑलमोस्ट 1 के आसपास की। लेकिन जो बात प्रॉब्लम की है ना, वो ये है कि हमें गोइंग फॉरवर्ड ये ट्रैक करना पड़ेगा कि जैसे इस क्वार्टर में इस कंपनी का मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, Q1 FY27 में इसका मार्जिन कंप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट मार्जिन कंप्रेशन को बहुत नेगेटिवली देखती है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये चीज लगातार ट्रैक करनी पड़ेगी कि भाई तुम अपनी सेल्स तो ग्रो कर पा रहे हो गाइडेंस के हिसाब से, पर उस सेल्स को ग्रो करने के लिए तुम मार्जिन कंप्रेशन तो नहीं ले रहे, क्या तुम अपने मार्जिन पे हिट तो नहीं ले रहे। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं इसके मार्जिन को ध्यान से ट्रैक करना चाहूंगा। तो हर 3-3 महीने में कंपनी की ट्रैकिंग तो कंटिन्यू ही रखेंगे। और ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब इस कंपनी को तो सिर्फ सेल्स ग्रोथ मिल रही है गोइंग फॉरवर्ड, मार्जिन एक्सपेंशन नहीं मिल रहा। लेकिन जब आज मैं स्टॉक्स को स्क्रीन कर रहा था ना, तो मैंने ये देखा कि शैडोफैक्स करके एक कंपनी है जिसको सेल्स ग्रोथ तो मिल ही रही है हाई पेस पे, साथ के साथ उस कंपनी की मैनेजमेंट ने मार्जिन एक्सपेंशन के लिए भी गाइड कर रखा है। और अगली वीडियो में शैडोफैक्स पे ही बनाऊंगा, और वो वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, तो फटाफट जाके उस वीडियो को चेकआउट करो।